आज की कहानी एक ऐसी छोटी सी बच्ची की है जिसका दिमाग दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों जैसा है, लेकिन उसके मामा चाहते हैं कि वह सिर्फ किताबों में खोकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद न करे। कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के एक छोटे से शांत घर से होती है, जहां फ्रैंक नाम का एक आदमी अपनी 7 साल की भांजी मैरी के साथ रहता है। मैरी पहली बार स्कूल जाने वाली होती है, लेकिन वह बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना चाहती। उसे लगता है कि वहां उसका मन नहीं लगेगा, लेकिन फ्रैंक प्यार से उसे समझाता है कि तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी कि तुम स्कूल जाओ और दूसरे बच्चों की तरह एक सामान्य जिंदगी जियो। आखिरकार मैरी तैयार हो जाती है और फ्रैंक उसे स्कूल छोड़ आता है। मैरी के स्कूल जाने के थोड़ी देर बाद उनके घर की मकान मालकिन फ्रैंक के पास आती है। वह फ्रैंक से कहती है कि तुमने मैरी को स्कूल भेजकर सही नहीं किया। अगर अभी भी समय है तो उसे वापस ले आओ। फ्रैंक हैरान होकर पूछता है, आखिर ऐसा क्यों? तब वह बताती है कि कुछ दिन पहले मैरी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाएं। इतनी छोटी उम्र में कोई बच्चा इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन फ्रैंक शांत रहते हुए कहता है कि मैरी बहुत होशियार जरूर है, लेकिन उसके पास उसकी उम्र का एक भी दोस्त नहीं है। अगर वह हमेशा घर में ही रहेगी तो कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगी। उसे बच्चों के बीच रहना चाहिए, खेलना चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए। मकान मालकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहती है कि अगर किसी ने मैरी को हमसे छीन लिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उधर स्कूल में मैरी का पहला दिन शुरू होता है। क्लास की टीचर बच्चों से बहुत आसान सवाल पूछ रही होती हैं। 2 और 2 कितना होता है? एक बच्चा जवाब देता है 4। फिर टीचर 3 और 3 पूछती हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई और बच्चा जवाब दे, मैरी बोल पड़ती है कि यह कैसा स्कूल है, सबको इसका जवाब पता है। टीचर तुरंत उसे रोकते हुए कहती हैं कि यहाँ एक नियम है, जब तक किसी बच्चे का नाम नहीं लिया जाता वह जवाब नहीं देगा। इसके बाद टीचर जानबूझकर मैरी की तरफ देखती हैं। वह मुस्कुराकर कहती हैं, अच्छा अब तुम बताओ 9 और 8 कितने होते हैं? मैरी बिना एक पल गंवाए जवाब देती है 17। टीचर को लगता है कि यह सिर्फ आसान सवाल था, इसलिए वह अगला सवाल पूछती हैं 15 और 17। मैरी फिर तुरंत बोलती है 32। अब टीचर के चेहरे का भाव बदलने लगता है। वह थोड़ा मुश्किल सवाल पूछती हैं 57 और 135। मैरी बिना सोचे जवाब देती है 192। अब पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है। टीचर को यकीन नहीं होता। वह सोचती हैं शायद यह सब उसे पहले से याद होगा, इसलिए वह और मुश्किल सवाल पूछती हैं 57 गुणा 135। इस बार मैरी कुछ सेकंड सोचती है और जवाब देती है 7695। टीचर तुरंत कैलकुलेटर निकालकर हिसाब करती हैं। जवाब बिल्कुल सही होता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए मैरी उस संख्या का वर्गमूल भी बता देती है। अब टीचर पूरी तरह हैरान हो चुकी होती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि 7 साल की बच्ची इतनी तेज कैसे हो सकती है। स्कूल खत्म होने के बाद प्रिंसिपल भी मैरी से मिलती हैं, लेकिन मैरी साफ कह देती है कि मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। थोड़ी देर बाद फ्रैंक उसे लेने आता है। वहीं मैरी की टीचर फ्रैंक को रोक लेती हैं। वह कहती हैं कि आपकी बेटी असाधारण है। आज उसने ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जिन्हें बड़े बच्चे भी नहीं कर पाते। लेकिन फ्रैंक तुरंत बात टाल देता है। वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक पुराना तरीका है जिससे दिमाग तेजी से गणना करता है। बस मैरी वही तरीका जानती है। टीचर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फ्रैंक मैरी को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वह मैरी को समुद्र किनारे ले जाता है। वह उससे नाराज होता है क्योंकि उसने स्कूल में प्रिंसिपल से बदतमीजी की थी। मैरी सिर झुकाकर कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फ्रैंक भी मुस्कुराकर कहता है कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम दूसरों की इज्जत करना सीखो, बाकी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उधर रात को मैरी की टीचर फ्रैंक द्वारा बताए गए उस तरीके के बारे में इंटरनेट पर ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई तरीका नहीं मिलता। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि फ्रैंक उनसे कुछ छिपा रहा है। अगले दिन स्कूल में बच्चों का टेस्ट होता है। जैसे ही मैरी के हाथ में प्रश्न पत्र आता है, वह कुछ ही मिनटों में पूरा पेपर खत्म कर देती है। टीचर पहले से तैयार रहती हैं। वह तुरंत उसके सामने एक और कठिन प्रश्न पत्र रख देती हैं, लेकिन इस बार भी वही होता है। मैरी कुछ ही मिनटों में पूरा पेपर हल कर देती है। अब टीचर को कोई शक नहीं रहता। उन्हें समझ आ जाता है कि मैरी कोई साधारण बच्ची नहीं है। उसका दिमाग बाकी बच्चों से कई गुना आगे है। यहीं से उनकी दिलचस्पी मैरी और उसके परिवार के बारे में जानने में बढ़ जाती है। मैरी की टीचर अब इस बात को हल्के में नहीं लेती। उन्हें यकीन हो चुका होता है कि इतनी छोटी बच्ची का इतना तेज दिमाग कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए वह स्कूल के बाद मैरी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती हैं।
सबसे पहले वह फ्रैंक के बारे में पता करती हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद फ्रैंक कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ होगा जिसने बचपन से मैरी को पढ़ाया होगा, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें फ्रैंक के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। उसी दौरान उन्हें एक दूसरा नाम दिखाई देता है, डायना एडलर। यह नाम पढ़ते ही उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। वह उसके बारे में पढ़ना शुरू करती हैं। उन्हें पता चलता है कि डायना दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली युवा गणितज्ञों में से एक थी। उसकी बुद्धि को देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते थे, लेकिन कुछ साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी। यह पढ़कर टीचर को झटका लगता है। आगे लिखा होता है कि डायना की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मैरी है। अब सारा सच उनके सामने आ चुका होता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि फ्रैंक मैरी का पिता नहीं बल्कि उसका मामा है, यानी वह अपनी बहन की बेटी की परवरिश कर रहा है। यह बात जानने के बाद भी टीचर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। वह खुद फ्रैंक से सच सुनना चाहती है। हर शुक्रवार फ्रैंक एक छोटे से बार में जाता है। टीचर वहीं पहुंच जाती है। पहले तो फ्रैंक उनसे बात करने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद फ्रैंक अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बताता है। वह कहता है कि जब मैरी सिर्फ 6 महीने की थी, तब एक रात उसकी बहन डायना अचानक उसके घर आई थी। वह बहुत परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा हो। उस रात फ्रैंक को एक जरूरी डिनर पर जाना था। उसने अपनी बहन से कहा कि वह लौटकर आराम से बात करेगा, लेकिन जब वह वापस आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। डायना इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उस दिन के बाद से मैरी की पूरी जिम्मेदारी फ्रैंक के ऊपर आ गई। पिछले कई सालों से वही उसे पाल रहा है। टीचर चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती हैं। फ्रैंक आगे बताता है कि मैरी के पिता ने उसे जन्म के कुछ समय बाद ही छोड़ दिया था। उसने कभी पलटकर अपनी बेटी को देखने तक की कोशिश नहीं की। फ्रैंक की मां भी डायना के फैसलों से खुश नहीं थीं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ और सपने देखे थे। वह चाहती थीं कि डायना सिर्फ गणित में अपना नाम बनाए, उसे दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक बनाया जाए। लेकिन डायना एक सामान्य जिंदगी भी जीना चाहती थी। वह प्यार करना चाहती थी, अपना परिवार बनाना चाहती थी। यही बात उसकी मां को कभी पसंद नहीं आई। फ्रैंक की बातें सुनकर टीचर समझ जाती हैं कि यह सिर्फ एक होशियार बच्ची की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां प्रतिभा और प्यार के बीच हमेशा लड़ाई चलती रही। अगले दिन स्कूल में एक नई घटना होती है। स्कूल बस में एक बड़ा लड़का एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहा होता है। उसने उस बच्चे का प्रोजेक्ट जानबूझकर नीचे गिरा दिया। वह उसकी मेहनत का मजाक उड़ाने लगता है। ये सब देखकर मैरी से रहा नहीं जाता। वह गुस्से में दौड़कर जाती है। अपने हाथ में पकड़ी किताब पूरी ताकत से उस लड़के की नाक पर मार देती है। लड़के की नाक से खून निकलने लगता है। पूरा स्कूल हिल जाता है। कुछ देर बाद फ्रैंक स्कूल पहुंचता है। प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाती हैं। वह कहती हैं कि मैरी ने जो किया वह बहुत गलत था। उसे स्कूल से निकाला भी जा सकता है। लेकिन फ्रैंक शांत रहता है। वह कहता है कि उसने बिना वजह किसी पर हमला नहीं किया। उसने एक छोटे बच्चे की मदद की जिसे लगातार परेशान किया जा रहा था। गलती जरूर हुई है, मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी भांजी पर गर्व भी है क्योंकि उसने किसी कमजोर के लिए आवाज उठाई। प्रिंसिपल उसकी बात ध्यान से सुनती हैं। फिर वह एक और विषय छेड़ती हैं। वह कहती हैं कि मैरी इस स्कूल के लिए बहुत आगे है। उसकी प्रतिभा यहाँ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। एक बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ देश के सबसे होशियार बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो मैं वहां उसका दाखिला करवा सकती हूँ। उसे छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। फ्रैंक कुछ पल सोचता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैरी को हर समय यह महसूस कराया जाए कि वह दूसरों से अलग है। मैं चाहता हूं कि वह बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाए, दोस्त बनाए, खेले, गिरे, सीखे और बचपन का हर पल जिए। मेरे लिए यही सबसे बड़ी पढ़ाई है। प्रिंसिपल फ्रैंक की बात सुनती हैं, लेकिन उनके मन में अब भी यही सवाल चलता रहता है कि इतनी असाधारण बच्ची को क्या सच में एक सामान्य जिंदगी जीने दी जानी चाहिए। उसी शाम जब फ्रैंक और मैरी घर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर एक महिला खड़ी दिखाई देती है। मैरी उसे पहचानती नहीं। वह धीरे से पूछती है, यह कौन है? फ्रैंक कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, यह तुम्हारी नानी है। मैरी पहली बार अपनी नानी से मिल रही होती है। वह उसके लिए एक नया लैपटॉप और कई गणित की किताबें लेकर आई होती हैं। वह खुशी खुशी मैरी से अलग अलग किताबों के बारे में पूछती हैं, लेकिन मैरी मासूमियत से कहती है, मैं इनमें से ज्यादातर किताबें पहले ही पढ़ चुकी हूँ। आजकल मैं उससे भी कठिन गणित पढ़ रही हूँ। यह सुनकर उसकी नानी की आंखों में चमक आ जाती है।
उन्हें लगता है कि मैरी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। लेकिन तभी फ्रैंक बीच में बोल पड़ता है। वह कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, मैरी को सुबह स्कूल भी जाना है, उसे आराम करना चाहिए। नानी समझ जाती हैं कि फ्रैंक जानबूझकर उन्हें मैरी से दूर रखना चाहता है। घर से निकलते समय वह फ्रैंक से कहती हैं, तुम जिस तरह मैरी की परवरिश कर रहे हो वह उसकी प्रतिभा के साथ अन्याय है। अगर उसे सही माहौल नहीं मिला तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। फ्रैंक बिना डरे जवाब देता है, मुझे एक महान गणितज्ञ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक खुश बच्ची चाहिए। यहीं से दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जो आगे चलकर कोर्ट तक पहुंचने वाली होती है। फ्रैंक की बात सुनकर उसकी माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह साफ कहती है कि तुम मैरी का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। इतनी असाधारण बच्ची को एक साधारण स्कूल में पढ़ाना उसकी प्रतिभा के साथ अन्याय है। उसे दुनिया के सबसे अच्छे गणितज्ञों के बीच होना चाहिए। फ्रैंक भी बिना डरे जवाब देता है, मेरी बहन पूरी जिंदगी सिर्फ गणित के बीच रही। उसके पास नाम था, प्रतिभा थी, दिमाग था, लेकिन उसके पास खुशियां नहीं थीं। मैं नहीं चाहता कि मैरी की जिंदगी भी वैसी ही बन जाए। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में फ्रैंक की माँ एक बड़ा फैसला सुना देती है, अगर तुमने मैरी मुझे नहीं सौंपी तो अगली मुलाकात हमारी कोर्ट में होगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद कहानी में कुछ खूबसूरत पल देखने को मिलते हैं। फ्रैंक और मैरी पहले की तरह साथ समय बिताते हैं। दोनों समुद्र किनारे जाते हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं, घर पर खाना बनाते हैं, रात को कहानियां सुनते हैं। इन छोटे छोटे पलों से साफ पता चलता है कि दोनों के बीच सिर्फ रिश्ते का नहीं बल्कि दिल का भी गहरा जुड़ाव है। कुछ दिनों बाद कोर्ट से एक नोटिस आता है, अब मैरी की कस्टडी का फैसला अदालत करेगी। पहली सुनवाई में जज दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं। फिलहाल वह एक बीच का रास्ता निकालते हैं। जज फैसला सुनाते हैं कि मैरी अपनी नानी से भी मिलेगी ताकि वह उसे अच्छे से जान सके। कुछ दिनों बाद मैरी अपनी नानी के साथ बोस्टन जाती है। ये पहली बार होता है जब वह इतने बड़े शहर और इतने अलग माहौल को देखती है। नानी उसे अपना बड़ा सा घर दिखाती हैं। वह चाहती हैं कि मैरी धीरे धीरे उसी माहौल की आदी हो जाए। अगले दिन वह मैरी को एक बड़ी यूनिवर्सिटी लेकर जाती हैं। यहीं कभी उसकी माँ पढ़ाई किया करती थी। नानी उसे एक बड़े हॉल में ले जाती हैं। दीवारों पर दुनिया के महान गणितज्ञों की तस्वीरें लगी होती हैं। हर तस्वीर अपने आप में एक इतिहास होती है। नानी एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहती हैं, इन लोगों ने ऐसे सवाल हल किए जिन्हें पूरी दुनिया असंभव मानती थी। फिर वह एक खाली जगह की तरफ देखती हैं। धीरे से कहती हैं, अगर तुम्हारी माँ अपनी रिसर्च पूरी कर लेती तो आज उसकी तस्वीर भी यहीं लगी होती। मैरी कुछ पल उस खाली जगह को देखती रहती है, फिर मासूमियत से पूछती है, क्या कभी यहाँ मेरी तस्वीर भी लग सकती है? नानी की आंखों में उम्मीद दिखाई देने लगती है। उन्हें लगता है कि शायद उनका सपना अब मैरी पूरा करेगी। इसके बाद वह मैरी को एक क्लासरूम में ले जाती है। ब्लैक बोर्ड पर एक कठिन गणित का सवाल लिखा होता है। वहां एक प्रोफेसर भी मौजूद होता है। नानी मुस्कुराकर कहती हैं, चलो इसे हल करके दिखाओ। मैरी चुपचाप बोर्ड को देखती रहती है। 1 मिनट गुजर जाता है, फिर दूसरा, लेकिन वह कुछ नहीं लिखती। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या इतनी सी समस्या भी मुश्किल लग रही है? मैरी उनकी तरफ देखती है और बहुत शांत आवाज में कहती है, समस्या मुश्किल नहीं है, समस्या गलत है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। प्रोफेसर हैरान होकर पूछते हैं, क्या मतलब? मैरी बोर्ड की तरफ इशारा करती है। वह कहती है, यहाँ एक नेगेटिव चिन्ह छूट गया है, इसलिए पूरा सवाल ही गलत बन गया है, इसे हल किया ही नहीं जा सकता। प्रोफेसर तुरंत बोर्ड देखते हैं। कुछ ही सेकंड में उन्हें अपनी गलती समझ आ जाती है। उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। अब वह खुद चौक उठाकर सवाल ठीक करते हैं। फिर मैरी से कहते हैं, अब इसे हल करो। मैरी आराम से पूरा सवाल हल कर देती है। उसका हर कदम बिल्कुल सही होता है। प्रोफेसर उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। वह पूछते हैं, जब तुम्हें पहले ही पता था कि सवाल गलत है तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैरी मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरे मामा कहते हैं कि बड़े लोगों की छोटी छोटी गलतियां सबके सामने नहीं बतानी चाहिए, उन्हें बुरा लग सकता है। यह मासूम जवाब सुनकर प्रोफेसर भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन नानी के मन में अब एक ही बात चल रही होती है। उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि मैरी अपनी मां से भी आगे निकल सकती है। उधर कोर्ट की सुनवाई लगातार चल रही होती है। एक के बाद एक गवाह बुलाए जाते हैं। सबसे पहले डायना की जिंदगी के बारे में बात होती है। सब बताते हैं कि वह बचपन से सिर्फ पढ़ाई करती रही। उसने कभी खेल नहीं खेले, कभी दोस्तों के साथ समय नहीं बिताया, कभी पिकनिक पर नहीं गई। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ गणित थी। फ्रैंक का वकील तभी एक सवाल पूछता है, अगर डायना सिर्फ गणित से प्यार करती थी तो वह अपने पड़ोसी के साथ घर छोड़कर क्यों चली गई थी? यह सवाल सुनकर नानी कुछ पल चुप हो जाती हैं, फिर कहती हैं, उस समय वह सिर्फ 17 साल की थी। उसे सही और गलत का फर्क नहीं पता था, लेकिन बाद में उसने खुद मुझे धन्यवाद कहा था। फ्रैंक का वकील समझ जाता है
कि सच कुछ और ही है। अब बारी फ्रैंक की आती है। उसके खिलाफ भी कई बातें रखी जाती हैं। कहा जाता है कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वह महंगे स्कूल का खर्च नहीं उठा सकता, उसने मैरी की छात्रवृत्ति भी ठुकरा दी, उसके पास अच्छी नौकरी भी नहीं है। लेकिन फ्रैंक हर सवाल का एक ही जवाब देता है, मैं अपनी भांजी को बचपन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह दोस्तों के साथ खेले, साइकिल चलाए, हंसे गिरे सीखे और अपनी जिंदगी खुद चुने। मेरी बहन यही चाहती थी। अदालत में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फैसला अभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ भविष्य की सुरक्षा। यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। कोर्ट की सुनवाई अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी होती है। जज के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मैरी के लिए सही क्या है। एक तरफ उसका मामा है जिसने बचपन से उसे प्यार दिया है, दूसरी तरफ उसकी नानी है जो उसे दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा देना चाहती है। इसी बीच फ्रैंक के वकील के पास एक नया प्रस्ताव आता है। वह फ्रैंक से कहता है कि अगर तुम चाहो तो एक समझौता किया जा सकता है। मैरी कुछ समय के लिए एक अच्छे फोस्टर परिवार के साथ रहेगी, तुम भी उससे मिल सकोगे और उसकी नानी भी। जब वह बड़ी हो जाएगी तब खुद फैसला कर सकेगी कि उसे किसके साथ रहना है। फ्रैंक यह सुनकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो कोर्ट पूरी कस्टडी उसकी मां को भी दे सकता है। बहुत भारी दिल से वह इस समझौते के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह उस परिवार से मिलने जाता है जहां मैरी को रखा जाना है। परिवार बहुत अच्छा होता है, घर का माहौल भी शांत और सुरक्षित होता है। फ्रैंक सिर्फ एक बात पूछता है, क्या मैरी अपनी बिल्ली को भी साथ ला सकती है? परिवार मुस्कुराकर कहता है कि बिल्कुल। यह सुनकर फ्रैंक को थोड़ी तसल्ली मिलती है। फिर वह सबसे कठिन पल आता है। फ्रैंक मैरी को उस घर छोड़ने पहुंचता है। मैरी को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया होता। जब उसे सच्चाई पता चलती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह रोते हुए फ्रैंक का हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। फ्रैंक की आंखें भी भर आती हैं, लेकिन वह मजबूर होता है। वह सिर्फ इतना कह पाता है कि मुझे माफ कर देना। यह कहते हुए वह वहां से चला जाता है। गाड़ी चलाते समय उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। उधर मैरी भी कमरे में बैठकर बहुत रोती है। उसे लगता है कि उसके मामा ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद फ्रैंक उससे मिलने जाता है, लेकिन फोस्टर परिवार उसे बताता है कि मैरी अभी उससे मिलना नहीं चाहती। वह बहुत नाराज है। फ्रैंक बिना कुछ कहे वापस लौट जाता है। इसी दौरान मैरी की टीचर को इंटरनेट पर एक विज्ञापन दिखाई देता है। किसी ने एक बिल्ली को गोद देने के लिए रखा है। तस्वीर देखते ही वह पहचान जाती है कि यह मैरी की बिल्ली है। वह तुरंत यह बात फ्रैंक को बताती है। फ्रैंक वहां पहुंचता है और पूछता है कि यह बिल्ली यहां कौन छोड़कर गया था। उसे बताया जाता है कि एक महिला आई थी, उसने कहा था कि उसे बिल्लियों से एलर्जी है। इतना सुनते ही फ्रैंक सब समझ जाता है। उसे याद आता है कि उसकी मां को सचमुच बिल्लियों से एलर्जी है, यानी उसने जानबूझकर मैरी की सबसे प्यारी चीज उससे दूर कर दी। अब फ्रैंक सीधे उस घर पहुंचता है जहां मैरी रह रही होती है। वह देखता है कि उसकी मां वहां एक गणित के प्रोफेसर को लेकर बैठी है। चारों तरफ किताबें फैली हुई हैं। मैरी से लगातार कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं। फ्रैंक को यह देखकर बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। वह मैरी से कहता है, चलो मेरे साथ, लेकिन मैरी अब भी उससे नाराज होती है। वह बाहर भाग जाती है। फ्रैंक उसके पीछे जाता है। वह प्यार से उसे समझाता है, कहता है कि तुम्हारी बिल्ली मेरे पास है, वह घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनते ही पहली बार मैरी के चेहरे पर मुस्कान लौटती है। उधर फ्रैंक वापस अंदर जाता है। वह अपनी मां को एक पुरानी नोटबुक देता है। उसकी मां उसे खोलती है। कुछ पन्ने पढ़ते ही उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नोटबुक डायना की होती है। उसमें उस अधूरी रिसर्च का पूरा हल लिखा होता है, जिस गणित की समस्या को दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हल नहीं कर पाए थे। डायना ने उसे अपनी मौत से पहले ही हल कर लिया था। फ्रैंक की मां हैरान रह जाती है। वह पूछती है, अगर यह सच था तो उसने इसे दुनिया के सामने क्यों नहीं रखा? फ्रैंक बहुत शांत होकर जवाब देता है, उसने मुझसे वादा लिया था कि यह रिसर्च तब तक किसी को नहीं दिखानी जब तक तुम इस दुनिया में हो। वह अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे सपनों के बोझ तले जीती रही। वह एक महान गणितज्ञ बन गई, लेकिन एक खुश इंसान कभी नहीं बन पाई। इसलिए उसने चाहा कि उसकी बेटी वही गलती दोबारा न दोहराए। यह सुनकर उसकी मां पूरी तरह टूट जाती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी से उसकी जिंदगी छीन ली थी। अब बहुत देर हो चुकी होती है। फ्रैंक मैरी का हाथ पकड़ता है।
दोनों वापस अपने घर लौट आते हैं। कुछ समय बाद सब कुछ बदल जाता है। मैरी अब सामान्य बच्चों की तरह स्कूल जाती है, दोस्तों के साथ खेलती है, पार्क में दौड़ती है, हंसती है, शरारत करती है, लेकिन साथ ही अपनी प्रतिभा को भी नहीं छोड़ती। खाली समय में वह कॉलेज स्तर की गणित पढ़ती है। एक दिन वह यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठी होती है, जहां प्रोफेसर भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सिद्धांत पढ़ा रहे होते हैं। मैरी पूरी दिलचस्पी से उन्हें सुनती है। अब उसके पास दो दुनियाएं होती हैं, एक सामान्य बचपन की और दूसरी उसकी असाधारण प्रतिभा की। यही संतुलन उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। प्रतिभा इंसान को महान बना सकती है, लेकिन प्यार, अपनापन, दोस्ती, परिवार और खुलकर जी गई जिंदगी इंसान को सच में खुश बनाती है। अगर कोई इंसान पूरी दुनिया जीत ले लेकिन अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाए तो उसकी सारी सफलता अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ एक जीनियस बच्ची की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे मामा की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा से भी ज्यादा अपनी बेटी की मुस्कान को महत्व दिया। यही बात इस फिल्म को दिल से जोड़ देती है और अंत तक याद रहने वाली कहानी बना देती है।